Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 18वीं की बात करेंगे। दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके और साइंस की पूरी तैयारी हम लोग करा रहे हैं दोस्तों हमारे चैनल द जीएस वे में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एक बात और, बहुत से भाई जो मेल कर रहे हैं, मेल के ज़रिए मुझसे पूछ रहे हैं कि दोस्तों कि सर यूपी लेखपाल की तैयारी आप फिर से कराइए। दोस्तों मैंने कहना चाहूँगा कि 22 क्लास के ऊपर, मतलब 22 क्लास हिंदी की, 22 क्लास जीएस की और 22 क्लास ग्राम विकास एवं ग्राम विकास की पढ़ी है दोस्तों चैनल पर। उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। सभी तीनों की ही दोस्तों प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों हो सकेगा तो मैं एक दो वीडियो मतलब कराता रहूँगा बीच बीच में यूपी लेखपाल की। अभी दोस्तों मेन फोकस हम लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, एक इंजन की क्षमता की वाट में गणना कीजिए यदि यह 3 सेकंड में 120 जूल कार्य कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 40। कैसे होगा दोस्तों, उसको हम लोगों ने हल किया है नीचे, पूरा मैंने बाकायदा बताया, क्योंकि ये स्क्रीन दोस्तों छोटी पड़ जाती है, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने उसको बाकायदा पूरा हल करके बताया है। कि दोस्तों कार्य बराबर, जैसे पहले याद रखिए, जब किसी बल को किसी निकाय पर लगाया जाता है और बल की दिशा में निकाय का विस्थापन होता है तो बल द्वारा कार्य का किया जाना कहते हैं। और कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, जूल। अब 1 जूल बराबर दोस्तों 1 nm लिखा है देखिए। और कार्य W बराबर बल F गुणे विस्थापन। अब शक्ति बराबर दोस्तों किए गए कार्य की दर को शक्ति कहा था, शक्ति की एसआई इकाई वाट W है, तथा शक्ति P बराबर किया गया कार्य W अपॉन समय T होता है दोस्तों। देखिए लिखा भी है आपका, P बराबर W अपॉन T। और जूल बराबर बट्टे सेकेंड तो दिया ही है। मतलब अब दिया गया क्या दोस्तों, कि जैसे कार्य बराबर W 120 जूल है और समय आपका 3 सेकेंड है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर W अपॉन T। तो 120 अपॉन बट्टे 3 कर देंगे तो 40 वाट आंसर आ जाएगा। इंजन की शक्ति कितनी हो जाएगी, 40 वाट। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, एमआरआई मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। तो एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का उपयोग किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय तरंग। एमआरआई स्कैनर जिसमें शरीर में अंगों की छवियों जैसे को उत्पन्न करने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ग्रेडियंट और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों एमआरआई में एक्सरे या फिर आयनिक विकिरण का उपयोग शामिल नहीं है, जो इसे सीटी या फिर कैट स्कैन और पीटी स्कैन से अलग करता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, लद्दाख किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। तो लद्दाख दोस्तों जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, तथा लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह है, कारगिल है। और इस केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिले हैं, कौन कौन से, लेह और कारगिल। जम्मू और दोस्तों कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 मार्च, मैं लिखे दे रहा हूँ पूरा, 26 मार्च 1928 को। कब हुई थी, 26 मार्च 1928 को। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, यदि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग करें तब। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कि यदि जब 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा इस अर्जित स्थितिज ऊर्जा 5000 जूल होगी। कितनी होगी दोस्तों, 5000 जूल। कैसे होगी दोस्तों उसकी बात कर लेंगे हम लोग। स्थितिज ऊर्जा बराबर दोस्तों सूत्र लगाएंगे हम लोग, द्रव्यमान गुणे, पहले याद रखिए, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण तथा गुणे तय की गई ऊंचाई। तो अब इसमें लिखेंगे तो दोस्तों जब द्रव्यमान बराबर 50 लिख देंगे, गुणते गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण दोस्तों जी बराबर जो दिया है 10 लिख देंगे, और गुणे
तथा तय की गई ऊंचाई दोस्तों 10 है। आप इसमें मैं अलग से कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ। देखिए 50 भी लिखा है, ये भी लिखा है 10, और स्थितिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5000 जूल। कितना आ जाएगा दोस्तों? 5000 जूल आंसर आ जाएगा जब गुणा करेंगे इनको। और दोस्तों अन्य वस्तुओं के सापेक्ष किसी अन्य वस्तुओं के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति के कारण वस्तु द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, विश्व विकास संकेतक की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व विकास संकेतक की रिपोर्ट दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रिपोर्ट दोस्तों विकास से संबंधित हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। इसमें दोस्तों भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट करता है और विश्व बैंक विश्व विकास संकेतक करता है। भारत सरकार दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण करता है, याद रखिएगा। और विश्व विकास संकेतक दोस्तों आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों में से संकलित विकास संकेतों का प्राथमिक विश्व बैंक संग्रह है। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सितारों की टिमटिमाहट के लिए जिम्मेदार है? ये दोस्तों प्रश्न पूछा भी गया है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे आप एसएससी के लिए लीजिए या फिर रेलवे के लिए लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायुमंडल अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडल अपवर्तन। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों पहले अपवर्तन की बात कर लेंगे। अपवर्तन होता है दोस्तों जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इन दो माध्यमों की सीमा पर इसकी दिशा में परिवर्तन होता है, जिसे दोस्तों अपवर्तन कहा जाता है। तथा दिशा में परिवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से यात्रा करती है और एक माध्यम का अपवर्तनांक ये परिभाषित करता है कि ये सघन या फिर विरल है। आपका ये याद रखिएगा पहले इसमें। और इसमें बहुत से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन जैसे जिस परिघटना जिसमें प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के तुलनीय आयामों के कणों से गुजरने पर प्रकाश की किरण को अन्य सभी दिशाओं में पुनर्निर्देशित किया जाता है, उसे दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में आया भी दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। तथा आपको जैसे ये पूछा कि जब तारों द्वारा प्रकाश की वहन किया जाता है तो दोस्तों ये लगातार विभिन्न परतों में अपवर्तित होता है। और चूंकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती इसलिए तारे अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति में होते हैं। इसका अर्थ दोस्तों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न। मैं दोस्तों आपको आप भी सोचते होंगे दोस्तों ये अलग से मतलब कहाँ पहुँच जाते हैं, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया या फिर अपवर्तन हो गया। मैं दोस्तों जितना भी होता है मैं सब सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो भी बताता हूँ वो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट ही होते हैं। ऐसे ही मैं तो दोस्तों कुछ भी नहीं करा देता हूँ आपको। मुझे लगता है कि मैं आपको ये भी करा दूँ ये भी करा दूँ, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी चली जाती है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, सामान्य संख्या में न्यूट्रॉन वाले लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक क्या कहलाते हैं? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक कहलाते हैं दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, भारतीय संसद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के अध्यक्ष ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, गणेश मावलंकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गणेश मावलंकर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, जब हम एक पत्थर को ठोकर मारते तो हमें चोट लगती है निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण ऐसा होता है? तो मतलब ये पूछा गया है कि जब हम पत्थर को ठोकर मारते तो हमें चोट लगती है तो किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये प्रतिक्रिया के कारण होता है। किसके कारण? प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्रतिक्रिया के कारण होता है कि जब हम पत्थर को ठोकर मारते हैं तो वह दोस्तों बल जो पैर पत्थर पर लगता है वह उस बल के बराबर और विपरीत होता है जो पत्थर पैर पर लगाता है, तो उस कारण हम लोगों को चोट लगती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है? तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद की बात करें दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण रूप दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन नियमित रूप से उत्पादन संरचना सापेक्ष कीमतों और आर्थिक गतिविधियों की बेहतर रिकॉर्डिंग के लिए खाते में किया जाता है। तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी दिए गए वर्ष में
किसी देश के आर्थिक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल धन मूल्य होता है। और इनमें से दोस्तों कोई भी नहीं है आपका, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, जड़त्व के बारे में गलत कथन का चुनाव करें। तो जड़त्व के बारे में दोस्तों गलत कथन बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो गलत है दोस्तों इसमें से ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, जड़त्व का मापन किलोग्राम में किया जाता है, ये इसमें गलत हो जाएगा कि जड़त्व का मापन किलोग्राम में किया जाता है। दोस्तों जड़त्व के पहले बात कर लेंगे हम लोग। सभी निकायों का एक अंतर्निहित गुणधर्म जिसके आधार पर वह अपनी अवस्था को एक सीधी रेखा के साथ विश्राम अवस्था या फिर एक समान गति को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उसे जड़त्व कहा जाता है। और जड़त्व दोस्तों एक भौतिक राशि नहीं है, यह केवल निकाय का एक गुणधर्म है जो निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और जड़त्व की इकाई और आयाम नहीं होता है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जड़त्व का इकाई मतलब आयाम होता है कि नहीं होता, तो नहीं होता। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, ट्रांसफार्मर कोर क्यों परतदार होती है। तो ट्रांसफार्मर कोर परतदार होती है क्योंकि दोस्तों इसमें भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परतदार प्रदान करने से दोस्तों प्रत्येक भाग का क्षेत्र कम हो जाता है, इसलिए प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा जो आवर्त विद्युत प्रवाह का को न्यूनतम मूल्य तक सीमित करता है और इसलिए आवर्त विद्युत हानि कम हो जाती है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये हो जाएगा 29। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 29। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों लोकसभा विधायिका का निम्न सदन होता है और राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन होता है, इसे लोकसभा भी कहा जाता है। इस सदन की दोस्तों अवधि मतलब कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है लोकसभा। अब मध्य प्रदेश राज्य की बात हुई तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर, कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान हैं। और राज्यपाल कौन है, मंगूभाई सी पटेल। तथा राजधानी तो मध्य प्रदेश की पता ही होगी दोस्तों सभी को, भोपाल है। अब जैसे 29 है मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की पूछ सकता है तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों लोकसभा सीटें कितनी, उत्तर प्रदेश की 80 हैं। महाराष्ट्र की कितनी है दोस्तों, 48 हैं। तथा बिहार की कितनी है दोस्तों, 40 है। सभी को याद रखिए, बिहार की 40, महाराष्ट्र की 48 और उत्तर प्रदेश की 80, मध्य प्रदेश की 29। और ये कहते नहीं कि ये 3 मिल जाएं, ये अब इनमें से इसको महाराष्ट्र को हटा भी दें तो दोस्तों ये होता है कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार मिल जाएं तो सरकार बन जाती है, पलट जाती है। और उसमें आप मध्य प्रदेश को भी ऐड कर सकते हो, तो मतलब आप समझ सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वश्रेष्ठ मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है। तो सर्वश्रेष्ठ मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है दोस्तों एक लेजर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक लेजर। मोनोक्रोमेटिक प्रकाश एकल रंगीन प्रकाश या फिर प्रकाश के एक तरंग दैर्घ्य को मोनोक्रोमेटिक प्रकाश कहा जाता है। और मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूब सभी थर्मल उत्सर्जन के साथ अपने प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम का पालन करते हैं। और इसी में दोस्तों इससे दोस्तों अब सोडियम लैंप और एक लेजर यानी एक उपकरण जो ऑप्टिकल प्रवर्धन पर एक विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करता है, इसलिए दोस्तों लेजर मोनोक्रोमेटिक प्रकाश का उत्पादन करता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं। तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल दोस्तों RK माथुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, जब अल्फा कणों को एक पतली धातु की फाइल के माध्यम से पारित किया जाता है तो उनमें से अधिकांश के कारण फाइल के माध्यम से सीधे जाते हैं। तो जब अल्फा कणों को एक पतली धातु के फाइल के माध्यम से पारित किया जाता है तो उनमें से अधिकांश परमाणु में उपस्थित खाली जगह, ऑप्शन ए, परमाणु में उपस्थित खाली जगह के कारण फाइल के माध्यम से सीधे जाते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, जब उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है।
तो दोस्तों जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है वह है दोस्तों विनय पिटक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों के संदर्भ दोस्तों विनय पिटक में मिलते हैं। और त्रिपिटक दोस्तों या फिर थ्री बास्केट एक पारंपरिक शब्द है। आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध की एक पारंपरिक कौन सा दोस्तों? त्रिपिटक। याद रखिए एक और प्रश्न आपका बन गया इसी में, जिसका प्रयोग विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। तथा तीन पिटक है, कौन कौन से? उसी में दोस्तों तीन पिटक यानी त्रिपिटक बोल सकते हैं बौद्ध में। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन पिटक होते हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 750 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न दबाव की गणना करें। तो 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 750 का बल लगने पर उत्पन्न दबाव की गणना करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 150। कैसे होगा दोस्तों उसकी बात कर लेंगे। तो दबाव बराबर दोस्तों पहले तो ये याद रखिएगा कि दबाव जैसे यानी कि पी पूछ रहा है, दबाव बराबर हो जाएगा आपका, मैं लिखे दे रहा हूँ पूरा, दबाव बराबर 750 न्यूटन भागित 5 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 5 मीटर लिख सकते हैं। अब इसको जब भाग देंगे दोस्तों तो ये तो यही आ जाएगा 150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 150 पी आ जाएगा आपका। दोस्तों दबाव को बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, याद रखिए। और दबाव के लिए मानक इकाई पास्कल है, जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है। ये आपका पास्कल हो जाएगा, 150 पास्कल। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, आयोडीन का रंजक द्रव्य किसका विलयन है? तो ये है दोस्तों अल्कोहल और पानी में आयोडीन का 2 से 3%। कितना है दोस्तों? अल्कोहल और पानी में आयोडीन का 2 से 3% है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए। दोस्तों आयोडीन का रंजक द्रव्य एक एंटीसेप्टिक विलयन है और यह इथेनॉल और पानी के मिश्रण में आयोडीन के विलयन से तैयार किया जाता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। और शरीर में दोस्तों किसी भी कटाव या फिर घाव को कीटाणु रहित करने के लिए आयोडीन के एक रंजक द्रव्य का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच के समझौते के लिए जाना जाता है? तो 1916 का लखनऊ समझौता जो कि दोस्तों पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ समझौते के रूप में जाना जाने वाला एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और सरकार के सामने आम राजनीतिक मांगों को रखा, जिसमें युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन की मांग भी शामिल थी। तो इसी में दोस्तों संधि ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों की महत्व और आरक्षण की प्रणाली को स्वीकार किया। तब से दोस्तों स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है? तो चांदी को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिल्वर सल्फाइड यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, रोलेट अधिनियम का उद्देश्य था? तो रोलेट अधिनियम का उद्देश्य था भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 1919 में सरकार ने रोलेट अधिनियम पारित किया, भले ही केंद्रीय विधान परिषद के हर एक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया था, लेकिन इसका उद्देश्य था आतंकवादी हिंसा पर अंकुश लगाने के नाम पर भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से बाधित करना था। याद रखिएगा 1919 में, मार्च 1919 में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, एक वस्तु प्रारंभ में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ आगे बढ़ रही है। यह 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ के त्वरण से गुजरती है। इन 5 सेकंड में इस वस्तु के विस्थापन का पता लगाएं। तो पहले उसको समझेंगे या कैसे बनेगा, होगा कैसे ये। तो पहले दोस्तों गति का समीकरण याद रखिएगा। गति का समीकरण पहले हम उसकी परिभाषा बात करेंगे कि किसी गतिशील वस्तु पर कार्य करने वाले बल पर विचार किए बिना किसी गतिशील वस्तु के अंतिम वेग, विस्थापन, समय आदि को खोजने के लिए प्रयुक्त गणितीय समीकरण को गति के समीकरण कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इस समीकरण इसलिए बता देता हूँ, परिभाषा इसलिए बताता हूँ
कि डायरेक्ट प्रश्न आपको पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि किसका समीकरण है और ये क्या इसका क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों में कराने का मेरा उद्देश्य होता है। अगोस्ती का 3 समीकरण होते हैं, कौन कौन से? v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है वी स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस 2as, तथा तीसरा होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग इसमें यूज कौन सा करेंगे दोस्तों? तीसरा यूज करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस 1 प्लस है दोस्तों, ये 1/8 स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिए 1/8 स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर इसमें बात करेंगे जहाँ पर v अंतिम वेग हो जाएगा, v तो अंतिम वेग हो गया और u दोस्तों प्रारंभिक वेग हो गया, आपको लिखा है डायरेक्ट इसमें। तो v अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग तथा s हो जाएगा गति के तहत निकाय द्वारा किए गई दूरी, a हो जाएगा। और टाइम तो दोस्तों t गति के तहत निकाय का एक त्वरण हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इसको पहले मैं हल करूँगा तभी बताऊँगा, ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे। प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों? u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या है दोस्तों? 10 मीटर प्रति सेकंड। तथा त्वरण दोस्तों a बराबर क्या है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तथा समय कितना है? t बराबर 5 सेकंड लिखा है, देख सकते हैं आप। मैं अलग से कोई एज ऐड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अब इतना तो हो गया। अब इसमें सूत्र कौन को मैंने बता ही दिया है। अब इसको आप लगा देंगे, u लगा देंगे, a लगा देंगे और t लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 75। क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। जब इसको आप तीनों को लगा देंगे, u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड रख देंगे, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख देंगे और t बराबर 5 सेकंड रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 75 मीटर। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो कार बैटरी में उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों एक तैलीय तरल है जो प्रकृति में चिपचिपा होता है। यह पानी में घुलनशील है और अम्लीय वर्षा के घटक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी को पता होगा दोस्तों, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, H2SO4। क्या होता है? H2SO4। क्योंकि दोस्तों बैटरी में मूल प्रतिक्रियाओं में सल्फ्यूरिक एसिड के अणुओं को लेना और छोड़ना शामिल है। इन कार बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का एक इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलने से दोस्तों जल बनता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के जलने से जल बनेगा। दोस्तों शुद्ध ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जलाने से सिर्फ H2O ही बनता है। जल तो सभी को पता होगा, इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, सभी को पता होगा। ये आपका सही उत्तर है। क्योंकि हालांकि दोस्तों हाइड्रोजन को आमतौर पर हवा में जलाया जाता है और कुछ एक्सोक्रिटिक रूप से सक्रिय ऑक्सीजन परमाणु हवा में नाइट्रोजन के साथ मिलकर NO बनाते हैं, NOx बनाते हैं। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी होता है दोस्तों विकास अधिकारी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत दोस्तों समिति पंचायती राज संस्थाओं का एक मध्यवर्ती स्तर है और पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी यानी खंड विकास अधिकारी बोल सकते हैं, या फिर प्रखंड जिसको हम लोग शायद दोस्तों वीडियो बोलते हैं। इसको हम लोग जो वीडियो की परीक्षा दिया होगा आपने और जो निरस्त भी हो गई उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों विकास अधिकारी राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होता है और पंचायती समिति को जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, इसमें भारतीय समिति भारत में त्रिस्तरीय भारत पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रावधान करती। कौन कौन से? जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर जनपद पंचायत फिर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। आप सुनते हो दोस्तों जिला पंचायत सदस्य जो लोग बनते हैं ऐसे, वही सब। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, ड्राई क्लोरीन Cl2 को दोस्तों ये Cl2 नीचे होगा, जो आपका इसको हटा देंगे Cl2 नीचे रख देंगे, ये चीज़ ऐसे करके Cl2। ड्राई क्लोरीन को किसके साथ कागज के विरंजन में प्रतिस्थापित किया जाता है? तो ड्राई क्लोरीन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कागज के विरंजन में प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, कीटों में गैस के आदान प्रदान के लिए वायु नलियों का नेटवर्क क्या है? तो यह है दोस्तों ट्रेकिया। क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। ऑप्शन ए इसका सही होगा। कीटों में गैस के आदान प्रदान करने के लिए वायु नलियों का नेटवर्क ट्रेकिया है। दोस्तों कीटों या फिर कीड़ों के शरीर में दोस्तों वायु नलिकाएं होती हैं जिन्हें ट्रेकिया और ट्रेकियोल्स कहते हैं। दो प्रकार से होते हैं, आपका ट्रेकिया पूछ सकता है और ट्रेकियोल्स भी पूछ सकता है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, पत्तियों की सतह पर मौजूदा स्टोमेटा के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण किया किस प्रक्रिया से होता है? तो यह होता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बत्तियों की सतह पर मौजूदा स्टोमेटा के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में बीज को अंकुरित होने की आवश्यकता है? तो बीज को अंकुरित होने की आवश्यकता होती है दोस्तों जल, ऑक्सीजन और उचित तापमान पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अंकुरित की बात होता है अंकुरण के बारे में दोस्तों, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव जीव बढ़ता है। यह शब्द एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म के बीच से पर किया जाता है और एक बीजाणु से स्पोर्लिंग की वृद्धि जैसे कि बीजक पौधे के परागकण से बैक्टीरिया, फंगी और पराग ट्यूब की वृद्धि यानी बीजाणु होता है दोस्तों। अब इसमें बहुत सा कुछ बन जाता है इसमें, बस आपके लिए यही इंपॉर्टेंट दोस्तों। जल इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ज़्यादा दोस्तों, इसके अंदर जाना समय की बर्बादी है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यूपी लेखपाल की जो मैंने बात बताई है, आपको चैनल पे दोस्तों सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।